हम लोगों के इंटरमीडिएट कोर्स में जो मोनोसैकेराइड होते हैं, अर्थात वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर उनका जल अपघटन नहीं हो पाता है, या उसको मोनोकार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, ये थे। और इसके अलावा डाइसैकेराइड था, या जिसको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। एक और था पॉलीसैकेराइड। तो आप लोगों ने मोनोसैकेराइड में से दो एग्जाम्पल पढ़े हैं। अगर मैं ध्यान देता हूं उन चीज़ों पर, तो पहला ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। अब इसके बाद बचते हैं आपके पास ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। उन सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हैं जिनसे आपको उनकी पहचान रखनी है, और वो इंपॉर्टेंट नंबर मैंने एक एक करके सभी का लगभग लिख रखा है। अगर मैं उन डाई या ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड में से चलता हूं, तो मेरे पास सबसे पहला एग्जाम्पल सुक्रोज। वैसे तो इसकी और भी बहुत सारी बातें हैं। सुक्रोज का सबसे पहले, इसको गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, और गन्ने की शर्करा के अलावा अगर मैं देखूं, इसको टेबल शुगर भी कहते हैं। इसका नाम जो है, और देखो दूसरी बात ध्यान देने लायक क्या है, यह एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का अर्थ है इसको जल में घोलोगे, आप अपघटन करवाओगे, तो जल में अपघटित होकर ये दो मोनोसैकेराइड बनाएगा। अगर आप याद रख सकते हो तो ये भी याद रख सकते हो कौन कौन से मोनोसैकेराइड बनाता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कहता है इसका सूत्र सबको पता होना चाहिए, C12H22 और 11। कहता है ये जो सुक्रोज होता है ये D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। आसान सी बात है, ऐसे भी सोच सकते थे कि सुक्रोज का जब जल अपघटन कराया जाता है तो D प्लस ग्लूकोज बनता है और D माइनस फ्रक्टोज बनता है। अगर सुक्रोज का जल अपघटन कराने से D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रक्टोज बनता है, तो इन दोनों के मिलने से फिर क्या बनता है, सुक्रोज। आगे एक और नंबर लिखा है यहां पे, कहता है D प्लस ग्लूकोज व D माइनस फ्रक्टोज के बीच बने आबंध को। ये भी अच्छा ही चीज है, देखो सुनने वाली बात है। सुक्रोज के अंदर D प्लस ग्लूकोज भी होता है और D माइनस फ्रक्टोज भी होता है। शक्कर के अंदर तो दोनों होते हैं, जल में घुलने के बाद ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन वैसे तो इस सुक्रोज के सूत्र के अंदर ही होते होंगे। तो ये D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रक्टोज किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो सुक्रोज के अंदर वो जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या बेटा उसको कुछ किताबों में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहा गया है। तो कहता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज के सूत्र के अंदर जिस बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं उस बॉन्ड को आप कहते हो ग्लाइकोसाइडिक। आबंध मैंने लिख रखा है, कुछ बुक्स में मैंने बताया था सिडिक भी लिखा है, आप उससे घबराइएगा मत, सेम चीज लिखी है, ग्लाइकोसिडिक या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, काफी अधिक पूछ जाने वाला, कि सुक्रोज के सूत्र में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच बने आबंध को, या ग्लूकोज और फ्रक्टोज की इकाइयों को जोड़ने के लिए जिस आबंध का प्रयोग किया जाता है, या जो आबंध उपस्थित होता है उसे कौन सा बॉन्ड कहते हैं, तो फिर आप ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप उसको याद रखेंगे। कहता है यह एक अनअपचायी शर्करा है। अनअपचायी शर्करा का मतलब है अगर आप इसको टॉलेन अभिकर्मक के साथ मिला दोगे या फेहलिंग विलयन के साथ मिला दोगे, तो यह शर्करा ना तो टॉलेन अभिकर्मक का अपचयन करा सकती है, ना ही फेहलिंग सॉल्यूशन का अपचयन करा सकती है। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि अपचयन नहीं करा सकती अर्थात अभिक्रिया नहीं करती है। टॉलेन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन से अभिक्रिया ना करने वाली शर्करा है, ऐसा भी बोल सकते हो। और जैसे आपको अच्छे ढंग से तैयारी की है तो आप ये पूरा बता करके आइए कि यह एक ऐसी शर्करा है जो ना तो टॉलेन अभिकर्मक का अपचयन करा सकती है और ना ही फेहलिंग सॉल्यूशन का अपचयन करा सकती है। अगले नंबर पर आ जाते हैं, नेक्स्ट टाइप का स्टार्च। अगले प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का मतलब जानते हो, जब इसका जल अपघटन कराओगे हजारों की संख्या से ज्यादा आपको मोनोसैकेराइड मिलेंगे। इसका जल अपघटन कराया था, 2 मोनोसैकेराइड मिले थे, इसका जल अपघटन कराओगे हजारों की संख्या में आपको मिलने वाले हैं। कहता है एक तो सबसे पहले स्टार्च पाया कहां जाता है, यह पौधों में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है। नॉर्मली आप इसको इधर उधर नहीं पाओगे, पौधों में ही पाया जाएगा। वैसे भी ज्यादातर चीजें जो पॉलीसैकेराइड या मोनोकार्बोहाइड्रेट भी होते हैं वो भी पौधे से ही निकाले जाते हैं। अब कहोगे सुक्रोज, क्या सुक्रोज पौधे से नहीं निकाला जाता? ये भी तो गन्ने की पण से निकाला जाता है, लेकिन आप इसको ध्यान देंगे कि स्टार्च भी का जो मेन सोर्स है वो पौधे ही हैं। आगे कहता है पॉलीसैकेराइड ये हो गया, कहता है यह दाल में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, पौधों की जड़ों में पाया जाता है। कंद का मतलब जानते हो, एक नाम सुना होगा शकरकंद।
अभी कोई त्योहार था उस मनाया नहीं है क्या? सकट सब्जियों में पाया जाता है, तो सब्जियों में भी ये पाया जाता है। आगे कहता है मनुष्य के लिए अत्यंत लाभदायक है, बिल्कुल सही है। अब इस शब्द को मैं देखो एक्सप्लेन करता हूं। वैसे तो सारे कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के लिए लाभदायक ही हैं, कहां? इनको छोड़कर, सेलुलोज को छोड़कर। लाभदायक वो भी होता है लेकिन हम उसको पचा नहीं पाते हैं, तो लाभदायक नहीं है। कहता है ये सबसे ज्यादा लाभदायक इसलिए, अत्यंत लाभदायक इसलिए, सुनना इस बात को, सुक्रोज का जब जलक गठन कराते हो तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का बनता है। एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से। आपको ऊर्जा देने वाला एक अणु प्राप्त हुआ। लेकिन वही चीज अगर आप ध्यान देते हो स्टार्च में, तो मैंने बताया स्टार्च में तो हजारों की संख्या में ग्लूकोज होते हैं। तो जब स्टार्च का जल अपघटन कराते हो तो हजारों की संख्या में ग्लूकोज मिलते हैं। इसका मतलब अगर आपने स्टार्च को खाया है और इसका जल अपघटन हुआ है तो हजारों की संख्या में ग्लूकोज बॉडी को देगा, अर्थात ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज देगा। अधिक मात्रा में ग्लूकोज देगा तो एनर्जी भी तो सबसे ज्यादा यही प्रोवाइड करेगा। सुक्रोज को लेते हैं, मैं ये नहीं कहता सुक्रोज आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन उसके द्वारा दिए गए ग्लूकोज के अणुओं की संख्या कम है, किसकी अपेक्षा? स्टार्च। आगे लिखा हुआ है इसके जल अपघटन से अल्फा डी ग्लूकोज बनता है। स्टार्च एक ऐसा पदार्थ है, इसका जल अपघटन कराया जाएगा, केवल और केवल ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज नहीं बनेगा। और जो ग्लूकोज बनेगा भी आप याद रख सकते हो, याद रखो, ना याद रख सकते हो बिल्कुल छोड़ दीजिए। ग्लूकोज का भी प्रकार है अल्फा डी। आगे कहता है यह दो घटकों से मिलकर बना होता है, अर्थात स्टार्च भी मेनली दो भागों में डिवाइडेड होता है। पहला भाग एमिलोस और दूसरा भाग एमिलोपेक्टिन। तो अब उन भागों की बात करते हैं जिनसे मिलकर स्टार्च बना होता है। पहला एमिलोस, दूसरा एमिलोपेक्टिन। एमिलोस की बात करेंगे, कहता है ये वाला भाग जो है वो जल में कैसा होता है? घुलनशील, अर्थात एमिलोस वाला भाग जो है वो जल में घुल जाता है। कहता है एमिलोस वाला जो भाग है उसमें स्टार्च को अगर देखें, यदि स्टार्च 100% लेकर के आते हैं, उसमें एमिलोस वाला भाग 15 से केवल कितने परसेंट होता है? 20%। तो यार बाकी परसेंट कितना बचा? 80 से 85%। देखेंगे कहां गया वो। अगर 15 से 20% इसके पास है तो इसके पास कितना परसेंट होगा? 80 से 85। आप एक को तैयार करोगे, दूसरा अपने आप परसेंटेज वैल्यू तैयार होगी। आगे कहता है इसमें से, कहता है कि अगर आप एक एमिलोस ले आते हो, एक अणु की बात करते हो एमिलोस की, तो उस एक अणु को बनाने में 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज के अणु लगते हैं। अर्थात अगर एमिलोस का एक अणु भी, पहले मैं क्या करूंगा, मैंने स्टार्च को डिवाइड किया तो एमिलोस मिला और एमिलोपेक्टिन मिला। फिर उसमें से एमिलोस को जब मैंने डिवाइड करके देखा तो एमिलोस में 200 से 1000 अणु ग्लूकोज के होते हैं। मतलब एक एमिलोस में 200 से 1000 अणु ग्लूकोज के होते हैं, अर्थात काफी एनर्जी देने वाला ये। इसके बाद आते हैं एमिलोपेक्टिन पर। कहता है ये वाला भाग जो है वो जल में नहीं घुलेगा, अर्थात जल में घुलनशीलता इसकी नहीं होती है, पुराने वाले की थी। कहता है यह स्टार्च, अरे यार वो स्टार्च का 15 से 20% भाग था, तो ये इसमें से कितना परसेंट आएगा? 80 से 85%। लास्ट वाला नंबर थोड़ा सा अलग क्वालिटी का, ध्यान देना चाहोगे ध्यान दोगे, नहीं ध्यान देना चाहोगे तो छोड़ भी सकते हो। लिखा है इसमें अल्फा डी ग्लूकोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज तो उसमें भी था, लेकिन इसमें जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है वो शाखित श्रृंखला के द्वारा बना होता है। शाखित श्रृंखला का मतलब है सीधी लाइन में तो अवयवी ग्लूकोज के अणु जुड़े ही होंगे, सीधी लाइन से कुछ अणु ऊपर जुड़े होंगे, कुछ अणु कहां जुड़े होंगे? नीचे। इसको शाखित श्रृंखला कहते हैं। आप ध्यान भी दे सकते हो, नहीं भी ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे माल्टोज। कहता है माल्टोज क्या है? माल्टोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड का फॉर्मूला यही होता है जो इस डाइसैकेराइड का है। ध्यान रखना, जैसे कोई पूछे माल्टोज का फॉर्मूला क्या लिखेंगे सर जी, तो जितने भी डाइसैकेराइड होते हैं सबके फॉर्मूले सेम होते हैं। C12H22O11 इसका भी होगा। तो कहता है सर जी अब सूत्र सेम है तो फिर डिफरेंस किस बात का है? अभी बताते हैं नेक्स्ट नंबर पे। यह ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बना होता है। सुक्रोज और माल्टोज अगर दोनों सैकेराइड हैं, डाइसैकेराइड हैं, तो दोनों के फॉर्मूले सेम है, तो डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस इस बात का है कि जब आप सुक्रोज का जल अपघटन कराते हो वो दो भागों में टूटता है, माल्टोज का जल अपघटन कराते हो दो भागों में टूटता है। लेकिन इसके दोनों भाग में से एक भाग ग्लूकोज का और दूसरा भाग किसका होता है? फ्रक्टोज का। और जब माल्टोज का जल अपघटन होता है तो फिर इसके दोनों भाग केवल और केवल ग्लूकोज के होते हैं।
देखो यह ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। अगर पूछे माल्टोज में समानता क्या है, सूत्र सेम है और दोनों डाइसैकेराइड हैं, दोनों का जल अपघटन हो सकता है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस केवल मेन डिफरेंस ये है कि जो सुक्रोज है ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है, जबकि माल्टोज केवल और केवल ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है, या जल अपघटन पर केवल ग्लूकोज के अणुओं को देता है। कहता है यह एक अपचायक शर्करा। एक और डिफरेंस, ये जो शर्करा थी वो अपचायक नहीं थी, अनअपचायी शर्करा थी। अर्थात जब इस शर्करा को टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलेन के साथ मिलाया जाता था, ये उनका अपचयन नहीं कर पाती थी। लेकिन माल्टोज शर्करा को अगर टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलेन के साथ मिलाओगे तो ये उन दोनों विलेनों का अपचयन कर देगी। इंपॉर्टेंट बात है, अगर दिमाग में रख सकते हो तो याद रखना है क्या, अगर ये अपचयन कर देगी तो क्या होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि अपचयन हो गया। टॉलिन अभिकर्मक का अगर अपचयन कर देगी तो रजत दर्पण प्राप्त होगा, चांदी की पतली फिल्म आपको नीचे मिल जाएगी। अगर फेलिंग सॉल्यूशन का या फेलिंग विलेन का अपचयन कर देगा तो क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, अगर अपचयन कर देगा, और नहीं करेगा तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो शर्करा नहीं कर पाती है, ये कर देगा। फिर मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं, अगर टॉलिन अभिकर्मक का अपचयन इसने कर दिया, जो कि करेगा, तो रजत दर्पण प्राप्त होता है, चांदी की एक पतली लेयर आपको टेस्ट ट्यूब के नीचे दिखेगी। दूसरा कहता है क्या है, अगर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ मिला तो रेड कलर का अवक्षेप प्राप्त होगा। पूछेगा रेड कलर का वो जो अवक्षेप प्राप्त हुआ है वो किसका है, क्यूप्रस ऑक्साइड का है। अगर इतनी बात आपसे पूछ लेता है तो, नहीं तो आप इतनी बातों पर सीमित रखोगे अपने आप को। नेक्स्ट नंबर पे आता है लैक्टोज शर्करा। अभी एक बात पर चेक करेंगे, आपने लैक्टोज का शायद नाम सुना हो पहले इससे, लेकिन आपने एक जरूर सुना होगा कि दूध में पाया जाने वाला या दही में पाया जाने वाला एसिड होता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड बनता किससे है, लैक्टोज से। कहता है यह दुग्ध में उपस्थित होता है, अर्थात यह वैसा कार्बोहाइड्रेट है, ये ऐसी शर्करा है, ये ऐसी शक्कर है जो दुग्ध में पाई जाती है। आगे कहता है अतः इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, कभी कभी आता है दुग्ध शर्करा कहते हैं। और इसके बाद 4 ऑप्शन आपको देता है, लैक्टोज को ही सही करके आना है। ध्यान रखना, लैक्टोज अगर याद ना रहे तो ऐसे याद करना, लैक्टिक एसिड से, दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड जो कि लैक्टोज से बनता है। हाँ और भी कुछ, हाँ बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। यह एक अपचायक शर्करा है, अर्थात यह भी वही काम करेगी जो माल्टोज कर रहा था। टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों का अपचयन करवा देगा। आगे लिखा हुआ है, कहता है एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मतलब फॉर्मूला तो सेम होगा। इसके बाद अगले नंबर पर आते हैं सेलुलोज। और सेलुलोज पर, अच्छा सेलुलोज तो मैंने एक दिन शायद बताया भी था थोड़ी बातें, पेड़ के पौधों में पाया जाता है। यह केवल पौधों में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है। इसकी उत्पत्ति केवल और पौधों में है, फलों में नहीं है। अब जैसे बात आती है कि फलों पे, तो बेटा पौधों में है तो कहाँ नहीं है, फलों वगैरह पर नहीं पाई जाती, पौधों पर पाई जाती है। और इसका नेक्स्ट नंबर पे लिखा है, कहता है यह पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। पेड़ पौधों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और उन कोशिकाओं में भी पाई जाती हैं कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति पर पाया जाता है। कहता है लास्ट वहां से स्टार्ट करेंगे, यह केवल सेलुलेस, अब देखो इस जगह ये सेलुलोज था, ये सेलुलेस है। यह केवल सेलुलेस एंजाइम से ही अपचयित होता है, अर्थात इसको पचाने के लिए शरीर में कौन सा एंजाइम होना चाहिए, सेलुलोज। तो वो इस सेलुलेस होना चाहिए तो सेलुलोज को पचा पाएगा, जो मनुष्यों में नहीं पाया जाता है। तो पाया किन में जाता है, जानवरों में। मैंने कहा भी था अगर मनुष्यों में पाया जाता तो भैया शाम टाइम तुम भी भूसा खा रहे होते। कहते ये अब इसको तो पचा लेंगे, नहीं। तो बेटा आप इसको एक काम करो, जल्दी से नोट करते हैं। नेक्स्ट आप कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट को पढ़ चुके इस चैप्टर से। अब अगले पार्ट पर क्या आता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन को भी पढ़ने से पहले हम लोगों को एक दूसरा आर्टिकल पढ़ना होगा, तो नोट करते हैं इसको, फिर उस आर्टिकल को पढ़ते हैं। देखो अगला आर्टिकल जो है हमारे पास है वो है एमिनो अम्ल। इसको अंग्रेजी में एमिनो एसिड्स कहते हैं, और अगर शॉर्ट फॉर्म में कहीं आपको मिलेगा तो ये डबल ए से लिखा हुआ मिलेगा,
ए का अर्थ एमिनो, ए का अर्थ है एसिड। देखो क्या है, कभी किसी चीज को पढ़ने से पहले जरूरी होता है ये जान लेना कि जो चीज आप पढ़ रहे हो ये यूज कहानी है, कि हम बस चीजों को पढ़े हैं और बाद में पूछा जाए कहाँ यूज आना, कहते जवियर में कभी यूज नहीं आना, ये तो फालतू में पढ़ रहे थे आप। आपने एक शब्द सुना होगा प्रोटीन, नहीं सुना है? अब देखो मैं कुछ बातें बताता हूं, शायद आप उससे ज्यादा समझ जाओगे। मनुष्य का शरीर जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है, और उन छोटे भागों को कहते हैं कोशिकाएं। आप कहते हो जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तब मानव शरीर बनकर तैयार होता है। एक मकान, क्योंकि सर ये भी एक केमिस्ट्री में, एक मकान तब बनकर तैयार होता है जब बहुत सारी ईंटें, छोटी छोटी ईंटें आपस में जोड़ी जाती हैं, एक मकान बनकर तैयार होता है। नॉर्मल सी ऐसी ही चीज है देखो, और बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट मिलकर तैयार होते हैं, बनाकर तैयार किए जाते हैं, तब आपका एक इलेक्ट्रिकल उपकरण बनकर तैयार होता है। सेम उसी प्रकार जब बहुत सारे एमिनो एसिड के अणु आपस में जुड़ना स्टार्ट करते हैं, कितने एमिनो एसिड? तकरीबन कम से कम 100, ज्यादा से ज्यादा हजारों में जा सकते हैं। अर्थात जब बहुत सारे छोटे छोटे एमिनो एसिड के अणु आपस में जुड़ते हैं तब बनकर तैयार होता है प्रोटीन। या आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर मैं पूछता कि मनुष्य के शरीर की इकाई क्या है, आप बताते कोशिका। मैं पूछता दीवार की इकाई क्या है, आप बताते ईंटें। मैं पूछता किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण की इकाई क्या है, आप बताते छोटे छोटे सर्किट्स। इसी प्रकार अगर मैं पूछता हूं कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है, आप कहते एमिनो एसिड। आप दो प्रकार से इसको बोल सकते हो, बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, या प्रोटीन का अपघटन कराने पर बहुत सारे एमिनो एसिड बनकर तैयार होते हैं। अगर एमिनो एसिड के मिलने से प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन के बिगड़ने से एमिनो एसिड भी बनकर तैयार होता है। अब प्रोटीन को बनाने में कौन कौन से एमिनो एसिड यूज में आते हैं, इन बातों को भी पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले एमिनो एसिड की परिभाषा, और फिर इस बात पर चर्चा करेंगे कि एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले एमिनो एसिड को लिखते हैं। देखो तो परिभाषा तो यहीं से बना दी जाए कि एमिनो एसिड के छोटे छोटे एमिनो एसिड प्रोटीन की इकाई है। जब एमिनो एसिड के 100 से अधिक अणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। तो यहां लिखते हैं एमिनो एसिड प्रोटीन की इकाई है। अर्थात जब एमिनो एसिड के कई अणु आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। निर्माण होता है। अब देखो प्रोटीन के निर्माण वाली बात आ गई, एक बात और यहां लिखेंगे, इनका सामान्य सूत्र। नॉर्मली अगर इनका फॉर्मूला देखा जाए तो बेटा कुछ इस प्रकार का होता है, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सी डबल OH और सिंगल बॉन्ड NH2। आपको इस टाइप के फॉर्मूले, हालांकि इससे भी डिफरेंट आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके फॉर्मूले को लिखने का अर्थ क्या है, क्यों लिखा गया, आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ गई? तो बेटा नाम को वेरीफाई भी करना चाहिए फॉर्मूला। देखो नाम पे क्या लिखा है, एमिनो, ये देखो एमिनो ग्रुप लगा हुआ है,
और लास्ट में लिखा था एसिड, तो ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा सूत्र है जिसमें एमिनो ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, इसलिए इसका पूरा नाम रखा गया एमिनो एसिड। तो बेटा इस बात को भी यहां बता दिया जाए, तो क्या बात यहां बताई जाए, इधर लिखा जाए कि एमिनो एसिड के सूत्र में एमिनो समूह भी पाया जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह भी पाया जाता है। इनके सूत्र में एमिनो ग्रुप, जिसको आप सिंगल बॉन्ड NH2 से लिखते हो, एवं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसको आप लिखते हो सिंगल बॉन्ड COOH, इनके सूत्र में एमिनो ग्रुप एवं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों पाए जाते हैं। दोनों पाए जाते हैं। थोड़ा सा बेटा एक और बात अगर आप यहां तैयारी रख सकते हो तो इसको कर सकते हो तैयार। देखो क्या बात तैयार कर सकते हो, इन दोनों ही ग्रुप का नेचर अलग अलग होता है। एमिनो ग्रुप की प्रकृति होती है क्षारीय और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की प्रकृति होती है अम्लीय। आज तक आपने जब भी सूत्र सुने हैं या तो उसमें केवल और केवल अम्लीय समूह है और या तो केवल और केवल उसमें कौन सा समूह है, क्षारीय। ऐसे सूत्र बहुत कम है इस दुनिया में जिनमें दोनों समूह उपस्थित होते हैं। तभी अच्छा इन यौगिकों को पढ़ने का एक नया जरिया ये भी है, तो प्रोटीन बनाते हैं, दूसरा ये अलग ही प्रकार के यौगिक हैं। दोनों प्रकार के क्रियात्मक समूह रख रहे हैं, अम्लीय भी और क्षारीय। मुझे तो बस केवल लास्ट में इतना देखना है कि जीतेगा कौन, अम्लीय समूह की क्षारीय समूह। हालांकि मुझे मालूम है कौन क्या रहेगा, लेकिन अभी आपको वो बात नहीं बताते हैं, बताएंगे लेकिन अपनी जब वो उसका नंबर आ जाएगा तब उस पर बात करेंगे। देखो दोनों ग्रुपों का ध्यान रखना है। अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहते हो तो एमिनो ग्रुप जो होता है वो क्षारीय और कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है वो अम्लीय होता है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं तैयारी की है तो सर जी थोड़ी सी और अच्छी बातें यहां भी जानेंगे तो तैयार रखो। देखो क्या बेटा, नाइट्रोजन पर कितने बॉन्ड लगे होंगे, तो कहोगे सर जी एक बॉन्ड तो देखो कार्बन की ओर से लगा है और दो बॉन्ड किसकी ओर लगे, हाइड्रोजन की ओर। तो बॉन्ड लगे हैं 3। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 5 थे, बॉन्ड 3 ने बनाए हैं। इसका मतलब है अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा रखा है। और एक साइंटिस्ट है लुईस, जिन्होंने बताया था कि अगर कोई भी यौगिक या कोई भी पदार्थ अपने केंद्रीय परमाणु पर अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। तो एक तो ये बात लिखेंगे कि एमिनो ग्रुप की प्रकृति क्षारीय क्यों होती है, इसको लिख लेते हैं। क्योंकि सिंगल बॉन्ड NH2 समूह में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं कहना चाहते तो अनाबंधी, अनाबंधी का मतलब बॉन्ड ना बनाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म, या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ना कहना चाहो, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म ना कहना चाहो तो एक और नाम है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी ना कहना चाहो ना तो भैया कुछ मत कहना, फिर इसके बाद लिखना भी नहीं नंबर। अब तुम कुछ कहना ही नहीं चाहते इसके विषय में तो छोड़ देते हैं फिर इसको। पाया जाता है, अतः इसकी का मतलब एमिनो समूह की प्रकृति क्षारीय होगी।
तो आप एमिनो ग्रुप की क्षारीयता को इस प्रकार से अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन अभी कह रहा है कि भैया एक तो ग्रुप और है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। समझना बेटा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बना कैसा होता है, यहां पे आ जाते हैं। सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। देखो होता क्या उस दौरान, लास्ट पे बॉन्ड पे चलते हैं, ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन। अगर मैं देखूं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, तो ऑक्सीजन इस दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले नंबर का विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पे आता है नाइट्रोजन। इन्हें तीन की डिमांड भी रहती है। तो ऑक्सीजन के पास एक बात तो कन्फर्म है, इसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता बहुत अधिक है। और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होती है वो बस धातुओं से केवल ज्यादा होती है, अधातुओं में तो सबसे कम होती है। तो होता क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी काफी अधिक रहती है और इनकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होती है बहुत ही कम। तो जो दोनों के बीच में बॉन्ड बना है उसका खिंचाव ऑक्सीजन की ओर ज्यादा होता है, और थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही अधिक होता है। और यह बहुत अधिक खिंचाव तब महसूस होता है जब आप इसको पानी पर घोल देते हो। तो कैसे खिंचाव महसूस होगा, पानी पर जैसे ही आप घोलेंगे पानी अणुओं से टकराएगा और वो इस बॉन्ड को तोड़ देगा, और तोड़कर जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। मैं पूरी बात में बस एक बात कहूंगा इस पूरे के लिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो समूह होता है ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कराता है। और आपको पता है वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर देते हैं या हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। कक्षा 10 आर्हेनियस सिद्धांत, आप वहां से अगर पढ़ाई को स्टार्ट किए हैं, आसानी से लिखा था। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हालांकि ये डेफिनेशन क्लास 11th पे भी रही है, लेकिन हाई स्कूल की क्लास से आपने इस बात को पढ़ा था, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोजन को आयन के फॉर्म में अपने से अलग कर देता है, इसलिए उस ग्रुप की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। तो इस बात को भी लिख लेते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह जल में पहुंचकर या घुलकर लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, पहुंचकर हाइड्रोजन आयन को अलग कर देता है, हाइड्रोजन आयन को अलग कर देता है, अतः इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। आपको क्या लगता है एक ग्रुप की प्रकृति क्षारीय है? अरे यार, क्षारीय लिख गया इसमें। आपको क्या लगता है एक ग्रुप पर देखो क्षारीय लिखा हुआ है, एक अम्लीय नेचर को दिखा रहा है। टोटल यौगिक की बात करें, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? आप बताओगे उदासीन, क्योंकि एक अम्लीय एक क्षारीय उदासीन बनाएगा। हाँ, ये मैं मान लेता अगर ये ग्रुप 2 बार होता, NH2 एक बार और कहीं लगा होता और ये केवल एक बार होता, तो फिर ऐसी कंडीशन में मैं बिल्कुल मान लेता इस बात को अच्छे ढंग से कि क्षारीय ग्रुप ज्यादा है तो क्षारीय नेचर में होगा। लेकिन जब दोनों ग्रुप सेम संख्या में अवेलेबल होंगे, उदासीन होते हैं। हालांकि इसके जो प्रकार रह जाते हैं अभी पढ़ने को, एमिनो एसिड को, इसको पढ़ते हैं कल।